Velikanu versus R. Singaperumal 2005। प्लेंटिफ अपेलेंट ने जिला मुंसिफ मेलूर की अदालत में ये मुकदमा पहली बार दायर किया। स्केड्यूल्ड प्रॉपर्टीज सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं डिसीज्ड रामासामी कोन्नार की। डिसीज्ड रामासामी कोन्नार का बेटा है फर्स्ट डिफेंडेंट और प्लेंटिफ फर्स्ट डिफेंडेंट की वाइफ है। डिसीज्ड रामासामी कोन्नार की वाइफ ऑलरेडी डिवोर्स्ड है और मैरिड है किसी और इंसान से और वो अलग रहती हैं। आगे फैक्ट्स में हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट डिफेंडेंट ने अपने फादर रामासामी कोन्नार का मर्डर किया है और फर्स्ट डिफेंडेंट सेक्शन 302 आईपीसी के अंडर कॉन्विक्ट भी होता है और उन्हें पनिशमेंट मिलती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। हाई कोर्ट इस कन्विक्शन को कंफर्म करता है और रेकमेंड करता है कि गवर्नमेंट को ये पनिशमेंट रिड्यूस कर देनी चाहिए उतने पीरियड से जितना पीरियड पनिशमेंट में गुजारी जा चुकी है। फर्स्ट डिफेंडेंट को जुलाई 1975 में रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट डिफेंडेंट ने अपने फादर को मर्डर किया होता है वो अब इंटाइटल्ड नहीं है अपने फादर की एस्टेट सक्सीड करने में। प्लेंटिफ का क्लेम ये है कि वो अकेले ही इंटाइटल्ड हैं प्रॉपर्टी को सक्सीड करने में। प्लेंटिफ के हिसाब से फर्स्ट डिफेंडेंट को डीम किया जाना चाहिए कि वो प्री डिसीज हो चुके हैं अंडर सेक्शन 25 और इसे 27 के साथ रीड किया जाना चाहिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के। वो क्लेम करती हैं कि वो फर्स्ट डिफेंडेंट की विडो मानी जानी चाहिए और ये भी क्लेम करती हैं कि वो ओनर हैं सारी प्रॉपर्टी की जो रामासामी कोन्नार अपने पीछे छोड़कर गए हैं। जब फर्स्ट डिफेंडेंट रिलीज किए जाते हैं प्रिजन से तो वो प्लेंटिफ के साथ रहना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में प्लेंटिफ को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। सेकेंड डिफेंडेंट इम्प्लीडेड हैं सूट में एज टेनेंट और वो फर्स्ट डिफेंडेंट से क्लेम कर रही हैं। प्लेंटिफ कोर्ट से डिक्लेरेशन मांगती हैं जिससे ये पता चल सके कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो रामासामी कोन्नार की है उसे ओन करती हैं। इसके अगेंस्ट फर्स्ट डिफेंडेंट ने ये कंटेंशन दिया कि सूट मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि प्लेंटिफ लीगल हेयर नहीं है रामासामी कोन्नार की। ये अलेज किया गया कि सारी प्रॉपर्टी जो रामासामी ने एक्वायर की हैं वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और फर्स्ट डिफेंडेंट उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा सर्वाइवरशिप से। ट्रायल कोर्ट ने ये होल्ड किया कि सारी प्रॉपर्टीज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज हैं रामासामी की और फर्स्ट डिफेंडेंट की। ये भी होल्ड किया गया कि सेकंड डिफेंडेंट कल्टिवेटिंग टेनेंट है और फर्स्ट डिफेंडेंट ने फादर का मर्डर किया है इसलिए वो कोई क्लेम नहीं कर सकता प्रॉपर्टी में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 रेड विद सेक्शन 25 एंड 27 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट। लेकिन सेक्शन 6 के प्रोविजो के हिसाब से प्लेंटिफ इंटाइटल्ड है आधा शेयर लेने में। ये मुद्दा फिर अपील में ले जाया गया डिफेंडेंट 1 द्वारा लोअर अपेलेट कोर्ट के सामने और लोअर अपेलेट कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग्स को कंफर्म किया। लोअर कोर्ट ने भी होल्ड किया कि फर्स्ट डिफेंडेंट को ऐसे मानना चाहिए जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। प्लेंटिफ क्लास 1 हेयर बन जाती हैं फर्स्ट स्केड्यूल के अंडर और वो प्रॉपर्टी में हिस्सा पा सकती हैं। ये अपील फिर डिसमिस कर दी जाती है। इससे अग्रीव होकर फर्स्ट डिफेंडेंट ने सेकंड अपील प्रेफर की है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने 2 सवाल फ्रेम किए। पहला ये कि क्रिमिनल केस का एग्जिबिट A2 कितनी हद तक इस इशू को रिजॉल्व कर रहा है जहां पे एक्सक्लूजन के बारे में बात की गई है इनहेरिटेंस से इस करंट प्रोसीडिंग में। दूसरा ये कि सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट का कवर करता है एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट थ्रू सर्वाइवरशिप जब वो एक्सक्लूजन दिखा रहा है इनहेरिटेंस से। हाई कोर्ट ने पहले सवाल के लिए ये होल्ड किया कि जजमेंट जो क्रिमिनल कोर्ट की है वो कंसिडरेशन में लाई जानी चाहिए। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या प्लेंटिफ इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी रामास्वामी कोन्नार की जो कि उसके डिसीज्ड फादर इन लॉ है और सेक्शन 25, 27 रेड विद सेक्शन 6 और सेक्शन 8 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट का इफेक्ट क्या होगा।
ये डिस्प्यूटेड नहीं है कि प्रॉपर्टी रामासामी कोन्नार की जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज है और डिफेंडेंट 1 भी फैमिली मेंबर हैं और जो पार्टीज हैं वो गवर्न की जाती हैं मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से। लर्नड सिंगल जज ने अपील अलाउ की डिफेंडेंट 1 की, जो यहाँ रिस्पोंडेंट 1 है, और जजमेंट और डिक्री जो लोअर कोर्ट में दी गई उसे सेट असाइड किया गया। इस सूट को डिसमिस किया गया, इसलिए अब प्रेजेंट अपील फाइल की गई है। सेक्शन 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से हिंदू मेल जब डिसीज होता है तब उसका इंटरेस्ट मिताक्षरा को पार्सनरी प्रॉपर्टी में डिवॉल्व होता है सर्वाइवरशिप के हिसाब से। इसका मतलब है कि जो भी सर्वाइविंग मेंबर्स हैं को पार्सनरी में, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, ना कि एक्ट के हिसाब से। साथ ही में प्रोविजो में ये दिया गया है कि मेन सेक्शन तब काम नहीं आएगा अगर डिसीज के पीछे एक फीमेल रिलेटिव सरवाइव करती है जो कि क्लास 1 स्केड्यूल में स्पेसिफाई की गई है, या फिर ऐसा मेल रिलेटिव स्पेसिफाइड है उस क्लास में जो कि क्लेम करता है ऐसी फीमेल के थ्रू। तब जो इंटरेस्ट है डिसीज्ड का मिताक्षरा को पार्सनरी प्रॉपर्टी में वो टेस्टामेंट्री या फिर इंटरस्टेट सक्सेशन के हिसाब से डिवॉल्व होगा, ना कि सर्वाइवरशिप के हिसाब से। अभी तक प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में है वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी मानी गई है और डिफेंडेंट 1 अगर अपने फादर का मर्डर नहीं करता तो बात अलग होती। ये जानना जरूरी है कि सक्सेशन जो होगी प्रॉपर्टी की वो डिसीज्ड फादर के कॉन्टेक्स्ट में सन पे होगी या नहीं होगी अगर सन ने ही मर्डर किया है फादर का। अगर उसने मर्डर नहीं किया होता अपने फादर का तब वो प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के साथ सक्सीड करता। कोर्ट ने रेफर किया मुल्लाज प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ, जहां पर ऑथर ने ये बताया है कि कोपार्सनरी का एसेंस मिताक्षरा लॉ के अंडर है यूनिटी ऑफ ओनरशिप, जिसका मतलब है कि प्रॉपर्टी बाकी सारे कोपार्सनर्स के द्वारा ओन की जाएगी यूनिटी में। ट्रू नोशन जो है अनडिवाइडेड फैमिली का जो मिताक्षरा लॉ से गवर्न होती है उसमें कोई भी इंडिविजुअल फैमिली मेंबर तब तक ये नहीं बता सकता जब तक वो अनडिवाइडेड रहता है कि उसके पास एग्जैक्ट शेयर कितना आया है। उसका इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता रहेगा और अगर फैमिली में डेथ होती है तो उसका शेयर बढ़ जाता है और अगर फैमिली में बर्थ होते हैं तो उसका शेयर घट जाता है। सिर्फ पार्टीशन के द्वारा ही हमें ये पता चल सकता है कि उसका असली हिस्सा कितना है। जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता तब तक सारे कोपार्सनर्स कॉमन पोजेशन और कॉमन एंजॉयमेंट ऑफ कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में रहेंगे। काटमा नाचियार वर्सेस राजा ऑफ शिवगंगा में ये ऑब्जर्व किया कि जहां पर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट और यूनिटी ऑफ पोजेशन होती है फैमिली मेंबर्स में, तब डेथ के बाद प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है सर्वाइवरशिप के अकॉर्डिंग। जब तक डिसीज है तब तक कॉमन इंटरेस्ट और कॉमनली पोजेस की जाती है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी। एस.वी. गुप्ते ये कहते हैं कि जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है तब तक सारे कोपार्सनर्स प्रॉपर्टी को जॉइंटली पोजेस करते हैं और एंजॉय करते हैं। उनके पास राइट होता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में सर्वाइवरशिप का और वो कभी भी डिमांड कर सकते हैं पार्टीशन के लिए। ऑथर आगे ये कहते हैं कि फैमिली जब तक जॉइंट रहती है तब तक कोपार्सनर्स प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हैं सर्वाइवरशिप के थ्रू, ना कि सक्सेशन के थ्रू। अगर पार्टीशन के समय कोई कोपार्सनर डिस्क्वालिफाइड है डिसेबिलिटी के कारण जैसे इंसैनिटी, तब भी वो पूरी प्रॉपर्टी सर्वाइवरशिप के थ्रू डिवॉल्व होगी उस पर। सर्वाइवरशिप के थ्रू जो कोपार्सनर प्रॉपर्टी लेता है डिसीज्ड कोपार्सनर की, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। इसका ये मतलब है कि प्रॉपर्टी सिर्फ इनलार्ज होगी, उसका शेयर सिर्फ इनलार्ज होगा। सर्वाइवर कोपार्सनर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनता डिसीज्ड कोपार्सनर का। एन.आर. राघवाचार्यज हिंदू लॉ प्रिंसिपल्स एंड प्रेसिडेंट में ये बताया गया कि कोपार्सनर के क्या क्या राइट्स हैं। उसके राइट्स में शामिल है राइट बाय बर्थ, राइट बाय सर्वाइवरशिप,
right to partition, right to joint possession and enjoyment, right to restrain unauthorized acts, right of alienation, right to accounts and right to make self accusation. राइट बाय बर्थ का मतलब ये है कि हर कोपार्टनर के पास जन्म लेते ही कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट या हिस्से का राइट मौजूद हो जाता है। ये राइट रिलेट बैक करता है डेट ऑफ कंसेप्शन से, पर इसका नेगेटिव पोजीशन आप ऐसे नहीं समझ सकते कि कोपार्टनरी प्रॉपर्टी ही अगर बाद में एक्वायर की गई हो या बाद में एग्जिस्टेंस में आई हो बर्थ से। राइट ऑफ सर्वाइवरशिप हिंदू लॉ का एक पिक्यूलियर कॉन्सेप्ट है। ऐसी हिंदू जॉइंट फैमिली में किसी का डेफिनेट शेयर नहीं है और उसकी डेथ के बाद भी फैमिली जॉइंट स्टेटस खत्म नहीं करती। जब कोपार्टनर डाई करता है और उसका कोई भी मेल इशू नहीं होता तो उस कोपार्टनर का इंटरेस्ट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बाकी कोपार्टनर्स को पास होता है सर्वाइवरशिप के थ्रू, ना कि सक्सेशन के थ्रू अपने ही लीगल हेयर्स को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस घमंडी राम में ये होल्ड किया गया कि मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के हिसाब से सारे कोपार्टनर्स हिंदू जॉइंट फैमिली को कलेक्टिवली ओन करते हैं और कोपार्टनर की इस कैपेसिटी को क्वाज़ी कोऑपरेटिव कैपेसिटी माना गया है। कोपार्टनरी का कंसेप्ट मिताक्षरा लॉ में एक क्रिएशन ऑफ लॉ है। पार्टीज अपने हिसाब से अग्रीमेंट के थ्रू कोपार्टनरी क्रिएट नहीं कर सकती। एक सन जो अडॉप्ट किया गया है वो कोपार्टनरी बन सकता है अपने अडॉप्टिव फादर की फैमिली में और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उसका भी शेयर माना जाएगा। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस नारायण राव श्याम राव देशमुख में ये होल्ड किया गया कि हिंदू कोपार्टनरी एक नैरो बॉडी है जॉइंट फैमिली से। सिर्फ मेल्स ही बर्थ के टाइम पे राइट अक्वायर करते हैं कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में। कोपार्टनरी फॉर्म होती है एक मेल मेंबर, उसके सन्स, उसके ग्रैंडसन्स और उसके ग्रेट ग्रैंडसन्स के बीच में। कोपार्टनर बर्थ के टाइम ही राइट अक्वायर कर लेता है कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में, लेकिन उसका असली हिस्सा कितना है वो पार्टीशन के समय ही पता चलता है। पार्टीशन से पहले ये शेयर फ्लक्चुएट होता रहेगा। सारे डिसीजंस को व्यू में लाने के बाद कोर्ट ने ये होल्ड किया कि डिफेंडेंट 1 और प्लेंटिफ मैरिड हैं और जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स भी हैं। अगर डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट डिस्क्वालिफाइड नहीं होते तो वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के अंडर। पर सवाल ये है कि क्या सोल मेल सर्वाइवर जिसने डिस्क्वालिफिकेशन इनकर की है वो क्लेम कर सकता है प्रॉपर्टी में? सवाल ये भी है अगर वो सर्वाइवरशिप के थ्रू प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता तो क्या उसकी वाइफ प्रॉपर्टी सक्सीड कर सकती है इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ वाइफ ऑफ द हस्बैंड? कोर्ट ने इस सवाल का जवाब नेगेटिव में दिया और बोला नहीं। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जब मौजूद नहीं था तब सेक्शन 25 और 27 भी मौजूद नहीं थे जिसके हिसाब से मर्डरर एक डिस्क्वालिफिकेशन पाता है। लेकिन फिर भी जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस के हिसाब से और पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो अपने फादर का मर्डर करता है वो डिस्क्वालिफाइड माना जाता था कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में राइट लेने से। केचवा कॉम सानलेपा होस्मानी वर्सेस गिरिमलप्पा चन्नप्पा समासागर में ये होल्ड हुआ था कि मर्डरर डिस्क्वालिफाइड है। वेदनायक मुदलेर वर्सेस वेदमल सवाल का जवाब दिया कोर्ट ने कि अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है तो क्या पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई होता है या सिर्फ अपने बेनिफिशियल इंटरेस्ट को लेकर डिस्क्वालीफाई होता है। कोर्ट ने माना ऐसी डिस्टिंक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि क्या टाइटल क्लेम किया जा सकता है मर्डरर के थ्रू। अगर ऐसा है तो डिफेंडेंट जो कि मर्डरर है उसकी सिस्टर प्रेफर की जाएंगी प्लेंटिफ के ऊपर। मर्डरर को ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे कि वो कभी मौजूद ही नहीं था और वो फॉर्म नहीं करेगा स्टॉक ऑफ फ्रेश लाइन ऑफ डिसेंट। गंगू वर्सेस चंद्र भागबा में ये होल्ड किया गया था कि मर्डरर की वाइफ एंटाइटल्ड है सक्सीड करने में मर्डर्ड आदमी की एस्टेट, पर ये इसलिए नहीं कि वाइफ अपना टाइटल हस्बैंड के थ्रू ले रही थी, बल्कि इसलिए कि हिंदू लॉ के हिसाब से
वाइफ फैमिली मेंबर बनती है हस्बैंड के गोत्र में। ऐसे रिलेशन को गोत्र राज सपिंडा बोलेंगे, लेकिन प्रेजेंट केस में ये केस माना नहीं गया था। मर्डरर फॉर द पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस माना जाएगा कि वो डिसीज्ड से पहले ही डेड हो चुका है। मतलब जब इनहेरिटेंस ओपन हुआ तब मर्डरर डिसीज्ड माना जाएगा, उससे फ्रेश स्टॉक ऑफ डिसेंट नहीं माना जाएगा। ये एक्सक्लूजन एक्सटेंड करता है लीगल और बेनिफिशियल एस्टेट दोनों पे ही। ऐसा करने से ये होगा कि ना तो वो खुद क्लेम कर सकता है, ना ही उसके थ्रू कोई और क्लेम कर सकता है सक्सेशन में। केस थानुमूर्ति अय्या वर्सेस के रामप्पा, नकछेद सिंह वर्सेस विजय बहादुर सिंह, माता बदल सिंह वर्सेस विजय बहादुर सिंह, मीमोती वर्सेस सुशील मोहन सिंह मलिक। सारे केसेस में यही होल्ड हुआ था कि जो मर्डरर है उसे पूरे तरीके से डिसएंटाइटल कर देना चाहिए प्रॉपर्टी लेने से, क्योंकि उसने एक फेलनी कमिट करी है, एक क्राइम कमिट किया है। लॉ की पोजीशन अब साफ है। सेक्शन 25 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 के बाद कोई भी इंसान जो मर्डर कमिट करता है या अबेट करता है मर्डर को, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से उस इंसान की जो मर्डर किया गया है, या कोई और प्रॉपर्टी भी जिसको पाने के लिए सक्सेशन के थ्रू उसने मर्डर कमिट किया है या अबेट किया है। वो इंसान जिसने मर्डर किया है वो डिस्क्वालिफाइड है और ऐसा डीम किया जाएगा कि वो इंटरस्टेट से पहले ही डिसीज हो चुका है। इससे ये पता चलता है कि वो इंसान जो मर्डरर के थ्रू इनहेरिट करना चाहता है प्रॉपर्टी, वो भी इसी अकाउंट पे डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा। इन सेक्शंस का यही मतलब है कि मर्डरर जो है वो डिस्क्वालिफाई किया जाएगा पूरे तरीके से। एक्ट के फ्रेमर्स ने भी ये माना है कि मर्डरर को रिगार्ड नहीं किया जाएगा एज स्टॉक ऑफ फ्रेश लाइन ऑफ डिसेंट, और उसे माना जाएगा जैसे कि वो कभी मौजूद ही नहीं था। इसका ये मतलब है कि जो मर्डरर है वो ट्रीट नहीं किया जाएगा कि उसका कोई भी रिलेशन था डिसीज्ड से या डिसीज्ड की एस्टेट से। रिस्पोंडेंट 1 इनहेरिट नहीं कर सकता प्रॉपर्टी अपने फादर की जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियंस के हिसाब से, क्योंकि उसने फादर का मर्डर किया था। इसलिए मर्डरर को फ्रेश स्टॉक ऑफ हिज लाइन ऑफ डिसेंट नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि उसकी स्टॉक ऑफ लाइन ऑफ डिसेंट कभी मौजूद ही नहीं थी। एक बार सन डिसइनहेरिट हो गया सारी प्रॉपर्टी से, तो उसकी लाइन या उसकी ब्रांच भी जिसमें वाइफ और उसके सन इंक्लूड हो सकते थे, वो भी डिस्क्वालिफाइड ही माने जाएंगे, क्योंकि सेक्शन 25 और 27 के हिसाब से डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट 1 खुद ही डिस्क्वालिफाइड है। तो वाइफ जो प्लेंटिफ थी इस केस में, वो प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकती डिसीज्ड रामासामी कोन्नार की।